नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, खास तौर से तब जबकि तिमाही नतीजों का आगाज होने जा रहा है और इस तिमाही नतीजों के बीच में बाजार का मोमेंटम कैसा रहेगा, सिचुएशंस कैसी रहेगी, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। बाजार जो कि रोज नए शिखर पर है और ग्लोबल चिंताओं को दरकिनार करते हुए निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप रिकॉर्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजी को आगे बढ़ाने के लिए पहली तिमाही के नतीजे बड़े ट्रिगर हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तिमाही नतीजों से बाजार का मूड बिगड़ेगा या फिर इससे नया मोमेंटम मिलेगा। बाजार की इस तिमाही नतीजों को लेकर जो कश्मकश है उससे हम आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च शरद अवस्थी सर मौजूद रहेंगे और साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिका सर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि नंबर्स को लेकर किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इन नंबर्स के बाद बाजार की स्थिति कैसी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। पहले इस तिमाही में मोटा मोटा एक इवैल्यूएशन कैसा लग रहा है नंबर्स को लेकर, वो आपके सामने कुछ आंकड़ों के जरिए रखा जाएगा। निफ्टी 50 में अनुमान है कि रेवेन्यू आधार पर करीब 20% की YOY ग्रोथ और -2% की एक Q-on-Q ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर पहली तिमाही में निफ्टी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को नजर रखा जाए तो क्योंकि इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट कम हुआ है तो 25% के आसपास की ग्रोथ YOY बेसिस पर और सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब 6% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पहली तिमाही में जो उम्मीद लगाई जा रही है सेंसेक्स के लिए, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ करीब 21% बढ़ने का अनुमान है और 6% के आसपास का डिक्लाइन रेवेन्यूज में देखने को मिल सकता है सेंसेक्स के। और लाइकवाइज रेवेन्यू अगर सेंसेक्स के प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डाली जाए तो 24% के आसपास की बढ़त सेंसेक्स की प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी और 10% का डिक्लाइन प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देखने को मिल सकता है सेंसेक्स की कंपनियों के अंदर। कुछ इंडिविजुअली अगर सेक्टर वाइज देखा जाए जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है या फिर जो अच्छे तिमाही नतीजे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, उसमें ऑटोमोबाइल्स, सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस, रियल स्टेट, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अनुमान है कि शायद थोड़े बेहतर साइड पे नंबर आए क्योंकि इनके Q1 के अपडेट्स भी काफी अच्छे थे। मीडियोकर टाइप नंबर्स आप देख सकते हैं NBFCs में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, रिटेल स्पेस में। यहाँ एक अनुमान है कि शायद थोड़े मीडियोकर काइंड ऑफ नंबर्स होंगे, मिले जुले से जैसे रह सकते हैं। थोड़ा बहुत जो कमजोर नंबर रहने का अनुमान है उसमें आएगा केमिकल, सीमेंट, इसके अलावा इंफ्रा, मेटल, टेलीकॉम। यहाँ पर भी केस टू केस बेसिस पे नजर रखनी होगी, लेकिन अदरवाइज एक आकलन है कि शायद थोड़ा सा वीक साइड पे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहली तिमाही का एक मोटा मोटा इवैल्यूएशन, लेकिन इस तिमाही की सिचुएशन के साथ साथ बाजार की सिचुएशन कैसी है इस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। अमरीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहली तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से सिचुएशन से ठीक पहले हम ये भी देख रहे हैं कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अब सिचुएशन और ज्यादा रिस्की है क्योंकि एक सावधानी हटी और बड़ी दुर्घटना घटी जैसा हाल है। तो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स की सिचुएशन को और इस सिचुएशन के बीच में बाजार को, अर्निंग्स को? देखिए, मार्केट्स ऑलरेडी काफी चल चुका है एट दीज लेवल्स, काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, पर लिक्विडिटी फ्लोज आ रहे हैं इसीलिए मार्केट और भी शायद चलेगा यहाँ से और भी। देन आई वुड बी अ बिट कॉशियस इस वक्त, क्योंकि यदि कुछ एक्सीडेंट होता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है इस बार vis-a-vis Q4 ऑफ FY23, तो एक्सीडेंट होने का चांस हाई है क्योंकि मार्केट में इट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस डिलीवरी। एक्सपेक्टेशंस हाई रहे और डिलीवरी होता नहीं है, देन यू कैन हैव अ डिसेंट करेक्शन इन दो स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स। तो इसीलिए मैं इस बार थोड़ा सा कॉशियस हूँ, स्पेशली द वे द मार्केट्स आर इस लेवल पे। इनफैक्ट आई एम लाइक बुकिंग प्रॉफिट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट 3-4 महीनों में जो स्टॉक्स लिए हैं, they have done extremely well. तो जहां जहां पॉकेट्स है अच्छा प्रॉफिट का, मैं बुक कर रहा हूं। अच्छे प्रॉफिट जहां पर हैं वहां पर प्रॉफिट्स बुक किया है। तो अमरीश सर, नंबर्स में कोई बड़े एक्सीडेंट किसी एक बड़े सेक्टर में आपको उम्मीद है क्या? देखिए, जहां पे एक्सपेक्टेशन हाई है, जैसे कि आपने कहा ऑटोमोबाइल्स और बैंक्स, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हाई है और इफ यू लुक एट द नंबर्स, जो टॉप लाइन नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे बिकॉज ऑलरेडी नंबर्स आर आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पर उसके साथ यदि बॉटम लाइन पे सकता नहीं है, देन शायद एक्सीडेंट हो सकता है। सो आई वुड बी अ बिट कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑटोमोबाइल्स और बैंक्स पे एट दीज लेवल्स, ऑल्दो यदि लॉन्ग टर्म का बात करते हैं, नेक्स्ट 3-4-5 साल का बात करते हैं, वन नीड्स टू बी बुलिश ऑन इंडिया, पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड बी बिट कॉशियस। तो थोड़ा कॉशियसली
ऑप्टिमिस्टिक स्टांस एक सही वर्ड रहेगा, जहां पे ऑप्टिमिस्टिक तो है लॉन्ग टर्म स्टोरी को लेकर, लेकिन नियर टर्म कॉशियस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जहां प्रॉफिट है थोड़ा बहुत लेते चलें और बाकी अच्छी स्टोरीज को आप पिक भी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के लिए। शरद सर, आपका व्यू क्या कहता है मार्केट्स पे? क्योंकि यहाँ पर बात बिल्कुल सही है कि बाजार ने 12% का रिटर्न इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक दे दिया है और मिड कैप स्मॉल कैप 20-20% चले। वो बात भी है कि चले लो बेस था, बहुत टूटे भी थे, लेकिन साइमल्टेनियसली अब नंबर्स आ रहे हैं उसके सामने। तो कैसे देखेंगे आप नंबर्स को? और इस प्रश्न मतलब सिचुएशन में आपके सामने मार्केट्स खड़ा है, तो कैसे मार्केट्स को भी रीड करोगे आप इन नंबर्स के साथ साथ? देखिए, हमारा ये मानना है कि पिछले 1-1.5 साल में बाजार ने कुछ खास किया नहीं था और उसके पहले 3-4 साल तक हम हर साल प्रोजेक्टेड अर्निंग्स की बात करते थे, बट वैसे नंबर्स आते नहीं थे। अब की बार पहली बार है कि पिछले 6 महीने 8 महीनों में नंबर्स में ग्रोथ हमें दिखी है। अगर आप निफ्टी 50 कंपोनेंट्स में भी देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ दिखी है और वही ट्रेजेक्टरी इस क्वार्टर भी चालू रहनी चाहिए। रादर इस क्वार्टर शायद और बढ़िया ग्रोथ दिख रही है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जो वैल्यूएशन थोड़ी बहुत शायद एक्सपेंसिव लग भी रही है, मेरा मानना है कि ये क्वार्टर के नतीजों के बाद एटलीस्ट वैल्यूएशंस में 8-10% का कंफर्ट और आ जाएगा। तो इतने बड़े कंफर्ट आने के बाद वैल्यूएशंस काफी इनएक्सपेंसिव हो जाती है, प्लस आपका रेट साइकिल पीक आउट हो रहा है। आज के दिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। पॉलिटिकली हम स्टेबल हैं, एटलीस्ट 2 साल तो हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो मुझे लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से इंडिया काफी पॉजिटिव स्पेस में रहना चाहिए और कहीं से भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह आती है, बट मुझे लगता है उसको एंटिसिपेट करना काफी मुश्किल है, तो उस पर मैं ध्यान नहीं देना चाहूंगा। मुझे लगता है इकोनॉमी के लेवल पे मैं कहीं से भी कोई बहुत बड़ा नेगेटिव कोई सरप्राइज देख नहीं पा रहा हूँ अभी तो हम लोग बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं। तो शरद सर, सवाल मेरा वहां आपसे भी यही रहेगा कि कोई ऐसा सेक्टर जिसमें आपको लग रहा है कि इस तिमाही के अंदर कोई एक्सीडेंट ना आ जाए या कोई थ्रेट एटलीस्ट पोज अप हो जाए? एक्सीडेंट वाला सेक्टर तो आपके सामने आईटी था। आज के रिएक्शन के बाद तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड था एक्सीडेंट की। अब वो एक्सीडेंट जैसा नहीं हो गया। बाजार का नियम है कि कोई निगेटिव सरप्राइज हो तो ठीक है, बट जो चीज ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है और प्राइसेस में एडजस्टेड होती है वहां पे बहुत ज्यादा निगेटिव आना, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कहीं पे भी नहीं है मुझे लगता है। और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे ओएमसी वगैरह हैं, वहां वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपेक्टेशन में कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कहीं से भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स के तो देखिए नंबर हमें हर मंथ या हर क्वार्टर एंड पे आ ही जाते हैं। तो बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा फ्रॉड कहीं भी एक्सपेक्टेशंस का है नहीं। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश काफी कम है या नेग्लिजिबल सी है बेसिकली। ओके, तो अब स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज की बातचीत की जाए, क्योंकि बाजार तेजी में है, वैल्यूएशन हायर साइड पर है, तो अब यहाँ पिकअप करना थोड़ा और चैलेंज हो जाता है। तो अमरीश सर, चैलेंज और ज्यादा आपके लिए है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में नाम मैं पूछूंगा आपसे और आप मिड कैप स्मॉल कैप में नाम निकालोगे, वो और मुश्किल है निकालना। तो पहला नाम आपकी तरफ से? मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में मेरा पहला नाम है जमुना ऑटो। ऑटो एंसिलरी है, मार्केट लीडर है स्पेशली ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस में, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड फॉर मल्टी स्प्रिंग्स। इनके करीब 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में। ओवरऑल मार्केट शेयर 68% है, तो क्लियरली अ लीडर। और मोस्टली सीरीज में है, कमर्शियल व्हीकल्स में। एंड टाटा मोटर्स का नियरली 70% ऑफ द रिक्वायरमेंट इन लोग सप्लाई करते हैं। अशोक लेलैंड का नियरली 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट इज सप्लाइड बाय जमुना। और ईवी कमर्शियल व्हीकल रेडी भी है, क्योंकि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टाई अप किया है अभी। सो गोइंग अहेड क्लियरली दे विल बी देयर इन द ईवी व्हीकल्स आल्सो। और Q4 में जो मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे टू 13%, अभी एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्वार्टर में द मार्जिन शुड इंप्रूव टू अबाउट 14 to 15%, वहां पे स्टेबलाइज करना चाहिए। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 6.5 का है, और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है करीब 130 का, विच इज अबाउट 18% हायर देन वेयर वी आर। तो 4,500 करोड़ रुपए की कंपनी, आप अगर कोई ऑटो एंसिलरी स्पेस में ढूंढ रहे हैं तो जमुना ऑटो एक नाम हो सकता है। 18 से 20% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पर अमरीश सर को दिख रहा है, और एक अच्छी एंसिलरी स्पेस में अगर पिकअप करता है, वैसे भी ये स्पेस अभी बहुत ज़्यादा चला नहीं है कंपेरेटिवली, तो आप अगर कुछ पिक करना चाह रहे हो तो ये नाम एक बार को हो सकता है यहाँ पर। शरद सर, आपकी तरफ से पहला नाम?
मेरा पहला पिक होगा एसबीआई। हमारा ये मानना है कि तिमाही नतीजे काफी अच्छे रहेंगे। आने वाले समय में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेंगी और एनपीएस का कोई प्रेशर हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं आने वाले एटलीस्ट साल 1.5 साल। तो जिसका फायदा एसबीआई के नंबर्स में आना चाहिए। बेस इफेक्ट भी है, पिछले साल प्रोविजन वगैरह ज्यादा थी तो प्रॉफिट में काफी बड़ा उछाल इस साल देखने मिलेगा। और जैसे जैसे एडवांसेस ग्रोथ के नंबर अगले 3-4 क्वार्टर आते हैं और रेट साइकिल भी लगभग टॉप आउट हो रहा है तो उसका भी फायदा बैंक को मिलना चाहिए। और बाकी इनकी सब्सिडियरीज में भी हमें लगता है परफॉर्मेंस काफी अच्छी आनी चाहिए, चाहे वो एमसी हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे कार्ड्स हो। तो वो एक एडेड बेनिफिट आपको एसबीआई में मिलेगा। तो हमें लगता है यहाँ पे ग्रोथ काफी बढ़िया रहना चाहिए, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। और मेरा ये मानना है कि हालांकि ये थोड़ा क्लीशे हो जाएगा ये एक्सपेक्ट करना कि पीएसयू और प्राइवेट के जो डिफरेंस है प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में वहां एक कैचअप प्ले होगा। बट इस बार मुझे लगता है कि जिस टाइप की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और जितना काम सेंट्रल बैंक्स वगैरह ने कर दिया है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया में तो ये थ्योरी प्ले आउट करनी चाहिए अगले 1-2 साल में। तो ग्रेजुअली मुझे लगता है कि प्राइस टू बुक मल्टीपल में भी री रेटिंग की एक गुंजाइश है। बट उसके बिना भी मुझे लगता है कि 750 रुपए तक के लक्ष्य स्टॉक में होने चाहिए। 750 रुपए के टारगेट आपने बोला शरद सर, ये 630 का पुराना ऑल टाइम हाई उसको ब्रीच करके उससे भी 100 रुपए ऊपर, 125 रुपए ऊपर की तेजी। ये इस बारी तो इनके साथ या इनके साथ पिछले 2 क्वार्टर से तो ये भी एज मिल रहा है कि एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ उसके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं तो वो भी कंसो नंबर्स में पोस्ट हो रहे हैं। तो क्या ये 750 इसी को आपने आधार मान लिया क्या? नहीं, वो तो देखिए नॉर्मली मैं भी यही मान रहा हूँ कि एसबीआई लाइफ और एसबीआई लाइफ तो खैर लाइफ पे हम लॉन्ग टर्म काफी बुलिश हैं और शॉर्ट टर्म की स्टोरी नहीं है। कार्ड्स में आपको ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैवल एजेंसीज वगैरह के पास से आता है। तो जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म अब पूरी तरीके से चालू है तो कार्ड्स में आपको पिकअप काफी स्ट्रांग मिलना चाहिए। बट उसके अलावा भी जो बेस बिजनेस है वहां पे भी एसबीआई जिस तरीके से इतने बड़े स्केल को हैंडल कर रहा है और जैसे कैपेक्स का साइकिल है तो कॉर्पोरेट बुक में काफी बढ़िया ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए। तो अगर प्राइस टू बुक मल्टीपल 1.5-2 भी मिलता है तो मुझे लगता है 750 रुपए तक के लक्ष्य बिल्कुल संभव है। 750 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में खुल सकता है। 2 तिमाही से बढ़िया नंबर और तीसरी तिमाही होगी अगर स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी की तरफ से आते हैं तो शरद सर की तरफ से पहला नाम। अमरीश सर आपकी तरफ से दूसरा नाम, पहला तो मिड कैप में एंसलरी हुआ, दूसरा मिड कैप में दूसरा मिड कैप में नाम है शर्मा एसजीएस। ये करीब 1 साल पुराना आईपीओ है और इट्स इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कंपनी एंगेज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, बोर्ड असेंबली, आरएफआईडी, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, मदरबोर्ड्स, ये सब इन लोग बनाते हैं। डाइवर्सिफाइड सेक्टर को सर्विस करते हैं, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, आईटी और रेलवेज को। जो पीएलआई स्कीम जो अनाउंस हुआ है इसका बेनिफिट भी इनको काफी मिलेगा, इनपुट कॉस्ट इनके कम होगी। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा हम लोग ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, स्पेशली ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से। और ईवी व्हीकल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट है करीब 9-10 गुना ज्यादा है कंपेयर टू आईसी व्हीकल्स। तो इसका बेनिफिट काफी शर्मा को मिलेगा। ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 3000 करोड़ का है विच विल बी डिलीवर्ड ओवर द पॉसिबली द नेक्स्ट 17-18 मंथ्स। और इसमें Q1 के जो अर्निंग्स है आई थिंक इट विल बी एक्सट्रीमली गुड। तो ये शायद नेक्स्ट एक ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 560 का। तो अमरीश सर जो वो हैंगओवर था इसमें आईपीओ के बाद का सेल ऑफ का, वो जो सप्लाई आने का, वो अब खत्म हो गया ना? वो तो मोरलेस खत्म हो गया बिकॉज ऑफ विच हम लोगों ने देखा कि इट हैड अंडर परफॉर्म फॉर अ व्हाइल और अभी कंसोलिडेट करके इट हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग अप इन द लास्ट 4 to 5 वीक्स। तो शर्मा एसजीएस ये दूसरा नाम है जिसको अगर आप पिक करना चाह रहे हैं तो 560 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको भी एक बार को आप देख सकते हैं। शरद सर लार्ज कैप स्पेस में दूसरा नाम ओएमसीज में भी रिजल्ट हमारा ये मानना है कि वन ऑफ द बेटर स्पेसेस रहेंगे जहां रिजल्ट्स ओएमसीज में काफी बेटर रहेंगे बैंक्स के बाद। और हमें लगता है कि ओएमसीज काफी अंडर वैल्यूड हैं इन वैल्यूएशंस पे और तेल की प्राइसेस में हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट की वजह से अभी थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है बट लॉन्ग टर्म हमें नहीं लगता कि तेल के भाव में कोई भी तेजी आपको देखने मिलनी चाहिए। रादर सेडेट रहने चाहिए $60 से $70 के बीच में। ये ओएमसीज के लिए काफी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आईओसी मुझे लगता है कि काफी बढ़िया बेट है इन वैल्यूएशंस पे।
पहले 10 रुपए की अर्निंग्स पे मॉडल कर रहे थे, बट अब लगभग एक्सपेक्टेड है कि इस साल 14 रुपए की और अगले साल 15 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी। और मेरे को लगता है 9-10 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। डिविडेंड यील्ड्स वगैरह भी रोबस्ट हैं 7% के आसपास, तो आईयूसी ये काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। तो 135 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से आईयूसी। तो शरद सर एक बात और बताना, इसमें तो फंड रेजिंग का भी कुछ एक अपडेट है, तो वो तो रहेगा ही क्रूशियल, लेकिन बीपीसीएल एसपीसीएल, क्योंकि अगर ओएमसीज के स्पेस में क्रूड स्टेबल है तो व्हाई नॉट बीपीसीएल एसपीसीएल, व्हाई आईओसी? देखिए आईओसी प्योरली सिर्फ रिफाइनिंग पे है, और आईओसी ने इसके अलावा कुछ फंड्स अभी रेज किए हैं, और इसके अलावा हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ बिजनेसेस में भी ये जा रहे हैं। डिविडेंड यील्ड सबसे रोबस्ट आपको आईओसी में बैठती है, तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती भी है ऊपर नीचे, तो वो वेटिंग पीरियड का आपको नुकसान नहीं होता है। प्लस ये जो हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट्स में ये जा रहे हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में जो ये जा रहे हैं, एलएनटी के संग इनका एक बहुत बड़ा टाई अप है। तो मुझे लगता है आईओसी में जो आपको लॉन्ग टर्म एज है वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एक तो ये वैल्यूएशन भी सबसे सस्ती है तीनों के कंपैरिजन में, और जैसे अगले 2 साल में ये प्ले आउट होता है आपका वैल्यूएशन कैचअप वाला प्ले और नॉर्मल अर्निंग्स वाला प्ले 14-15 रुपए की अर्निंग्स के बाद, उसके बाद आपका ये हाइड्रोजन बिजनेस वगैरह जो इनका जिसपे ये काम कर रहे हैं 2-3 साल में, वो भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो जैसे जैसे वो विजिबिलिटी आएगी तो आईओसी में और फर्दर रेटिंग की भी गुंजाइश है। बीपीसीएल में जनरली थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन वाला भी एंगल है, तो ऑयल प्राइसेस अगर नेगेटिव होते हैं तो थोड़ा सा उनका प्रॉफिट हिट भी होता है, तो इसलिए बीपीसीएल में थोड़ा बहुत हिट आ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि तीनों में से किसी में भी आपको अपसाइड बहुत कम है, तीनों में अपसाइड बहुत डिसेंट होनी चाहिए टोटल ओएमसी स्पेस में। मैं आईयूसी को ये डिविडेंड यील्ड और ये जो इनका हाइड्रोजन में डाइवर्सिफिकेशन है आने वाले समय में, उसके बेसिस पे ज्यादा प्रेफर करता हूं। इनफैक्ट डिविडेंड यील्ड तो सबसे अट्रैक्टिव है, बात तो सही है बिल्कुल, और हालिया तेजी के बाद भी अट्रैक्टिव है, तो उससे पहले तो और बेहतर साइड पे ये वेल पोजीशन था। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, एक पिक और बाकी है। अमृतसर से मिड किया बहुत हुआ, एक लार्ज कैप भी पूछूंगा और एक और लार्ज कैप जो पूछा जाएगा शरद सर से। छोटा सा ब्रेक के उस बाद लौटते बातचीत करते हैं कि सिचुएशंस कैसी रहेंगी और इस पहली तिमाही में आपको किन स्टॉक्स पे बेट करना है, स्पेशली तब जबकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हो। इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 2 जानकार मौजूद हैं, अमरीश सर हैं और शरद सर मौजूद हैं, जिनसे हम 2 पिक्स ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो अमरीश सर, अब आपकी तरफ से एक लार्ज कैप की बारी। अब लार्ज कैप में वैल्यू कहाँ देख रहे हो, कहाँ पे पैसा डालना चाहिए? लार्ज कैप में मेरा पिक है पिडिलाइट, जो अंडर परफॉर्मर रहा है लास्ट करीब 2 साल में। लास्ट थोड़े महीनों में हम लोग देखा है थोड़ा परफॉर्मेंस आया है। अगेन वन ऑफ द बेस्ट नोन ब्रांड्स है फेविकॉल, किसको पता नहीं है इसके बारे में। और काफी दूसरे मेजर ब्रांड्स भी हैं उनके बास्केट में, जैसे फेविक्विक, एमसील, फेविक्रिल, ऐसे काफी ब्रांड्स हैं। ऑपरेशंस है करीब 8 देशों में और 33 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वहाँ पे, 35 आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरर्स है, 850 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, करीब 80 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 81% इसमें B2C बिजनेस है, जहाँ पे लाइक मार्जिन्स आर बेटर, 19% B2B है। लास्ट 2 साल में हम लोगों ने करीब 27% का ग्रोथ देखा है, पर मार्जिन सफर किया था क्योंकि इनका जो मेजर रॉ मटेरियल है जिसका नाम है वैम, विच इज विनाइल एसिटेट मोनोमर, इसके प्राइसेस काफी हाई थे एंड दे वर नॉट एबल टू पास ऑन द हाइक टू लाइक रिटेल कस्टमर्स। तो इसीलिए हम लोग देखा कि मार्जिन्स कम हुए थे 23% से 17%, स्टॉक अंडर परफॉर्म किया था। पर अभी इसका जो प्राइस है $2,600 था वैम का अबाउट ईयर एंड हाफ बैक, ये कम होकर अभी $1,100 हुआ है एंड इन द स्पॉट मार्केट करीब 1,000 से कम है। तो इससे सीधा इनका जो मार्जिन्स है ये बढ़ेंगे, क्योंकि रिटेल प्राइसेस एनीवे आर रिमेनिंग द सेम, दे आर नॉट कमिंग डाउन। तो Q1 में काफी बड़ा शायद सरप्राइज हो, और माय एस्टिमेट फॉर FY25 करीब EPS 44 का है और मेरा टारगेट बनता है 3080 का। 3080 करीब 3100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप पिडिलाइट को देख सकते हैं। और एरलडाइट एक नया एक्विजिशन और इनके साथ जुड़ा है, जिसके नंबर्स की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर अभी जरूर में देखने को मिला, लेकिन कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है और धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, तो वो एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पर भी कामकाज करेगा। 3100 रुपए के मोरलेस टारगेट्स के लिए आप पिडिलाइट को देख सकते हैं। शरद सर, अब आपकी तरफ से तीसरा नाम। तीसरा स्टॉक, 2 हमने ऐसे स्टॉक्स की बात की जो लगभग इस क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्म करेंगे सेक्टर्स। एक सेक्टर है जिससे हमने बातचीत चालू की थी, आईटी। तो मुझे लगता है इन्फोसिस एक स्टॉक है जिसपे लोगों को बेट करना चाहिए। आज भी थोड़ी रैली आई है, बट हमें लगता है यहाँ से भी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है।
ज्यादातर आईटी स्टॉक जो इंडिया में हैं वो लगभग इंटरनेशनल पीयर्स के साथ साथ काम कर रहे हैं। 5G हो गया, मेटावर्स हो गया मुझे लगता है, और AI हो गया, ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन में बहुत सारा एडिशनल काम और सिनर्जीज निकलेंगे, जहां पे आईटी कंपनीज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी आने वाले समय में। इसके अलावा हमें लगता है कि जिस तरीके से ये कंपनीज ने अपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिजनेसेस को रैंप अप किया है या उस पर मेहनत की है पिछले 2-3 सालों में, अब उसका भी असर आपको दिखना चाहिए। और जैसे जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस रैंप अप होता है वो थोड़ा स्लो मूविंग होता है, बट जैसे जैसे वो रैंप अप होता है वो मेन बिजनेस में भी एडिशनल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे यूएस रिसेशन और रेट साइकिल भी रिवर्स होता है, वैसे वैसे रिसेशन की भी वहां जो डर है वो भी कम हो जाएगा। यूरोप से ऑलरेडी पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अगले 6 महीने में यूएस की सिचुएशन भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको जो आईटी के नंबर्स हैं वो भी मच बेटर दिखेंगे, फॉरवर्ड कमेंट्रीज वगैरह भी मच स्टेबल आएगी, तो उसका फायदा आपको इस कंपनी में मिलना चाहिए। अभी कंसेंसस एस्टिमेट 70-75 रुपए के हैं FY25 में। मैं मान रहा हूं कि यहाँ 70-75 रुपए कंपनी आसानी से रिपोर्ट कर देगी, और जैसे जैसे ये माहौल सुधरता है आसानी से कंपनी को 25 तक का मल्टीपल मिल जाना चाहिए। तो 1750-1850 के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस। तो 1750-1850 के टारगेट्स के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। तो 3 लार्ज कैप आपको शरद सर ने बताया, और जिसके ऊपर आप देख सकते हैं IOC, SBI जैसे नाम जो कि आप चुन सकते हैं अगर आप पोर्टफोलियो की बिल्डिंग के लिए कामकाज कर रहे हैं। तो 1780 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको भी आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अमरीश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाजार की इस क्रूशल स्टेट में हमसे बातचीत करने के लिए और अर्निंग्स के ऊपर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। तो अर्निंग तो क्रूशल है ही, लेकिन बाजार की चाल तेज है, तो जरा ध्यान संभल कर अपनी पोजीशनिंग रखिएगा इस अर्निंग से ठीक पहले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।